अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो खस्ता हाल पुल बहुत से गांव को मेन सड़क से मिलाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब भी इस इलाके में बारिशें होती तो उन गांव को शहर से मिलाने वाला मेन रास्ता करीबी दरिया के पानी में डूब जाता और उन गांव का राब्ता शहर से बिल्कुल कट जाता। तब 3-4 गांव के लोगों ने मिलकर ये पुल अपनी मदद आपके तहत बनाया था, और ये रास्ता मेन रास्ते की निस्बत मुख्तसर भी था। इस पुल को बने काफ़ी अरसा हो चुका था और अब ये काफ़ी खस्ता हाल हो चुका था। पिछले कुछ अरसे से इस पुल के बारे में काफ़ी पुरस्रार बातें भी मशहूर हो चुकी थीं। कुछ लोगों का कहना था कि इस पुल के नीचे किसी पुरस्रार मखलूक का बसेरा है। यहाँ से रात के वक्त अक्सर रोशनी नज़र आती और बाज़ औक़ात बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आती। इन्हीं बातों की वजह से लोग दिन के वक्त तो इस पुल पर से गुजरते, मगर शाम होने के बाद कोई भी उस तरफ जाने का नाम ना लेता, और अगर कोई भूले भटके रात को यहाँ से गुजरता भी तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आ जाता। अनवर भी उसी पुल से मुल्हिका एक गाँव में पला बड़ा था। उसने मैट्रिक तक तालीम अपने गाँव से ही हासिल की थी और बाकी तालीम हासिल करने के लिए शहर अपने चचा के यहाँ चला गया। उसने शहर में अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके एक प्राइवेट फर्म में अच्छी तनख्वाह पर इंजीनियर लग गया। उसकी सना से शादी हो गई। सना अनवर के उसी चचा की बेटी थी जिनके घर रहकर उसने तालीम मुकम्मल की थी। सना और अनवर कम उम्री से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों के घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। दोनों आला तालीम याफ्ता थे और दोनों में हम आहंगी भी थी। अनवर को कंपनी की तरफ से शहर में ही घर भी मिल गया और वो चाहता था कि उसके वालिदैन शहर उसके पास आकर रहें, मगर उसके वालिदैन अपना गांव और अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन छोड़कर शहर जाने को रजामंद ना थे। वो अनवर के बड़े भाई अमजद की फैमिली के साथ गांव में रहकर खुश थे। अनवर को जब भी मौका मिलता वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए गांव का चक्कर लगाता। बाज़ औक़ात सना भी उसके साथ होती और कभी वो अकेला ही अपनी गाड़ी पर आ जाता। इस बार अनवर और सना ने बड़ी ईद गांव में ही करने का फ़ैसला किया और ईद से एक रोज़ कबल वो अपने गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में शॉपिंग करते और फिर गाड़ी ख़राब होने की वजह से काफ़ी देर हो गई। शाम रास्ते में ही हो चुकी थी। अनवर ने लंबे रास्ते से गांव जाने की बजाय उस पुरस्रार पुल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का फ़ैसला किया। जब सना ने यह देखा तो उसने अनवर को उस रास्ते पर सफ़र करने से बाज रखने की पूरी कोशिश की। सना ने अनवर से कहा कि अनवर, तुम तो जानते हो जिस पुल से हमने गुजरना है उस पुल के बारे में कितनी बातें मशहूर हैं। अनवर ने सना की बात सुनकर कहकहा लगाया और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, सना, क्या तुम भी यार इतनी पढ़ी लिखी होकर भी दकियानूसी बातें कर रही हो? मगर सना के चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़े थे। वो अनवर की इस बात पर सिर्फ इतना ही कह पाई कि इतनी बातें मशहूर हैं, कुछ तो बात होगी ही ना। अनवर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जिससे गाड़ी की रफ्तार में मज़ीद इजाफा हो चुका था। सना ने अपनी तरफ वाली गाड़ी के शीशे के हैंडल को घुमाकर मज़ीद ऊपर कर दिया। हालांकि शीशा तो मुकम्मल पहले ही बंद था, लेकिन सना ने अपनी तसल्ली के लिए मज़ीद सख्ती से हैंडल घुमाया। ये देखते हुए अनवर ने सना को छेड़ते हुए कहा, देखना बेगम साहिबा, हैंडल ही ना तोड़ देना। ये कहकर उसने कहकहा लगाया, लेकिन सना की तरफ बिल्कुल सर्द मोहरी थी। वो आंखें बंद किए शायद मुंह ही मुंह में कुछ पड़ रही थी। अब वो पुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। एक गड्ढे में गाड़ी के टायर लगने की वजह से गाड़ी को झटका लगा था और उस झटके के साथ ही सना ने आंखें खोली और 2-3 झटके खाने के बाद गाड़ी भी बंद हो चुकी थी। अनवर ने 2-3 बार सेल्फ मारा, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब सना की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो चुका था। क्या हुआ अनवर, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? उसने अनवर की तरफ देखते हुए घबराते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं हुआ, हो जाती है अभी स्टार्ट। लगता है गाड़ी गर्म हो गई है। तुम परेशान मत हो, मैं बोनट खोलकर देखता हूँ। सना ने जल्दी से अनवर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नहीं अनवर, तुम बाहर मत जाओ,
देखो बाहर कितना सन्नाटा और वीराना है, उतर कर चेक तो करना पड़ेगा, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। ये कहकर उसने आहिस्ता से सना के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी से नीचे उतर आया। अभी अनवर गाड़ी से नीचे उतरा ही था कि कोई वजनी चीज आकर उसके सर से टकराई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चीख मारकर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सना ने अनवर को जमीन पर गिरते देखा और कुछ काले साए गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखे तो खौफ से सना के मुंह से चीख निकली और वो भी बेहोश हो गई। अगले दिन जब एक चरवाहे का वहां से गुजर हुआ तो उसने एक लाश को पुल के करीब खून में लथपथ देखा और फिर फौरन करीबी गांव वालों को इत्तला दी। जब गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लाश के चेहरे का मांस मुकम्मल उतार लिया गया था, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। मगर पास खड़ी गाड़ी, जिसके फ्रंट के दोनों शीशे खुले हुए थे, उस गाड़ी से अनवर की पहचान कर ली गई थी, क्योंकि अनवर अक्सर इस गाड़ी पर गांव आता था। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि गाड़ी में अनवर के साथ उसकी बीवी सना भी थी। अनवर के घर वालों को इत्तला दे दी गई थी। अनवर के घर कोहराम मच चुका था। उसके बूढ़े वालिदैन गम से निढाल हो रहे थे और आसपास के गांव में ये बात फैल गई कि किसी पुरस्रार मखलूक ने अनवर को मार डाला है और उसके जिस्म का गोश्त उतार लिया गया, जबकि उसकी बीवी को वो पुरस्रार मखलूक अपने साथ ले गई। ये खबर सना के घर में भी पहुंच चुकी थी। उसके घर वाले भी गांव पहुंच गए। सना के वालिद हशमत ने गांव वालों की तमाम बातें मुस्तरद करते हुए अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस मामले पर पुलिस को आगाह किया। पुलिस और फ्रांसिक टीमें जाए वकूअ पर पहुंच चुकी थी और तहकीकात का आगाज हो चुका था। दूसरी तरफ अनवर की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी और पोस्टमार्टम का इंतज़ार था। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई वो बहुत चौंका देने वाली थी। रिपोर्ट में बताया गया कि अनवर के सर पर किसी भारी पत्थर से वार किया गया और किसी तेज़धार आले से उसके चेहरे का मांस उतारा गया। फ्रांसिक लेबॉरेटरी ने भी जो जाए वकूआ की रिपोर्ट दी, उसमें ये बात सामने आई कि 4 से 5 लोग थे जो गाड़ी के पास आए थे, जिनके पाँव के निशान अनवर की गाड़ी के पास पाए गए, जबकि सना के पाँव के निशान कहीं नहीं मिले थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा मज़ीद वसी कर दिया और इस काम के लिए जासूस कुत्तों की भी मदद ली गई। बहुत जल्द ही जासूस कुत्तों की मदद से जाए वकूआ से 1 किलोमीटर दूर एक और गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले। जासूस कुत्तों की मदद से वो निशान पुलिस को एक हवेली तक ले गए। ये हवेली उस इलाके के एक बासर वडेरे की थी, जिसके अंदर दाखिल होना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। लिहाजा पुलिस ने अपना हेडक्वार्टर राब्ता किया और आला हुक्काम को सारी सूरत हाल से आगाह किया और मज़ीद नफरी की डिमांड भी की। जल्द ही पुलिस को मज़ीद नफरी और उस हवेली के सर्च वारंट मुहैया कर दिए गए। कुछ मुज़ाहमत के बाद पुलिस हवेली में दाखिल हो चुकी थी और तेज़ी से हवेली की तलाशी ली जा रही थी। जल्द ही पुलिस को एक छोटा सा कमरा नज़र आया, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में कुछ लड़कियों और कुछ बच्चों को कैद करके रखा गया था। उन लड़कियों और बच्चों को फौरन वहां से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, मगर सना उनमें भी नहीं थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर दिया और आखिरकार एक और कमरे से सना भी नीम बेहोशी की हालत में मिल गई। सना को जल्द ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उस हवेली के वडेरे के कई कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर वो वडेरा खुद फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने जब पूछगछ की तो ये बात सामने आई कि उस वडेरे का पूरा नेटवर्क है जो बच्चों और खूबसूरत लड़कियों और औरतों को अगवा करवाता है। पहले कई रोज़ तक उनसे खुद और उसके दोस्त ज़्यादती करते हैं और फिर उन बच्चों और लड़कियों को मुख्तलिफ मकामात पर बेच दिया जाता है, जहां बच्चों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लड़कियों और औरतों को जिस्म फरोशी के धंधे में लगा दिया जाता है। सना को भी कई बार नोचा गया था और अब उसे भी आगे बेचने की तैयारी हो रही थी, मगर पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंचकर उसे बचा लिया था। उस वडेरे के कारिंदों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ही उस पुल पर पुरस्रारियत की कहानियां मशहूर कर रखी थीं।
تاکہ جب بھی کوئی واردات ہو یہی سمجھا جائے کہ یہ کسی پراسرار مخلوق کا کام ہے اور انہوں نے ہی انور کے چہرے کا ماس اتارا تھا تاکہ ایسا لگے یہ کسی غیر مرئی مخلوق کا کام ہے۔ ثنا کو کچھ دن بعد اسپتال سے گھر منتقل کیا جا چکا تھا۔ اس کے ظاہری زخم بھی کافی حد تک بھر چکے تھے، مگر جو زخم اس کی روح کو لگے تھے اور جو زخم اسے انور کے کھونے کا ملا تھا وہ کبھی نہیں بھر پائے گا۔ دوستو، کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔